अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बात करें तो क्लियरली आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ से आप कह सकते हैं कि मेक और ब्रेक पॉइंट में अगर आप पाकिस्तान और अफगान तालिबान की हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात की बात करें, और उसका पस मंज़र भी हम बात करेंगे पिछले चंद दिनों में या एक हफ्ते में जो डेवलपमेंट्स हुई। इस वक्त जो जाहिर है कि 2 रोज़ पहले जो दोनों मुल्कों ने जंगबंदी का ऐलान किया, 48 घंटे की वो सीज़ फायर थी, उसका वक्त तो अब ख़त्म हो गया है। लेकिन जो मेरी पाकिस्तान के आला हुकाम से बात हुई है कि वो जंगबंदी जो है अपेरेंटली फ़िलहाल जारी रहेगी, क्योंकि पहले ये तवक्को थी कि आज जो कतर है वो एक मसालित कराने की कोशिश कर रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान। आज मुज़ाकरात मुतवक्के थे लेकिन वो मुज़ाकरात आज नहीं हुए। कल कहा जा रहा है कि दोहा में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इसके हवाले से मुज़ाकरात होंगे। क्या एजेंडा होगा इस पर भी बात करेंगे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो मुज़ाकरात शहबाज वो होंगे उसमें यही कि जो पाकिस्तान है वो बड़ा क्लियर है कि एक वन सिंगल पॉइंट एजेंडा है और कोई एजेंडा नहीं है। और उसमें क्लियरली कि जो मुसलसल अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान को टीटीपी की शक्ल में, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की शक्ल में जिस चैलेंज का सामना है, जब तक अफगान तालिबान उसके हवाले से ज़बानी अब बात नहीं चलेगी, प्रैक्टिकली कोई स्टेप्स नहीं लेते तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। तो तमाम जो अब दारोमदार है कल होने वाले मुज़ाकरात में जो दोहा में होंगे, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बायलैटरल जो एफर्ट्स हैं वो तो नाकाम हुई, और कतर पहले भी एक रोल प्ले कर चुका है। जो दोहा डील हुई थी अमेरिका के साथ अफगान तालिबान की, और दोबारा से कतर की एंट्री हुई है, तो लेट्स सी क्या होता है। बट जो मेरी पाकिस्तानी ज़राए से बात हुई है कि लॉजिक तो यही डिमांड करता है कि टिल दैट टाइम सीज़ फायर होल्ड करे, बट स्टिल दे से आप इसके बारे में सर्टन नहीं हो सकते। इट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इस गैर यकीनी की सूरत है। कामरान, पिछले एक हफ्ते में सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदली है विद रिगार्ड टू पाकिस्तान और अफगानिस्तान। गालबन हम अपने शो में द रिव्यू में सबसे ज़्यादा हमने ही इस इशू को डिस्कस किया है पिछले चंद सालों में, ख़ासतौर पर जब अफगानिस्तान की में केयर टेकर गवर्नमेंट उनकी इंटरिम बनी थी, तो किसी न किसी तरीके से हम इस पर बात करते रहते। तो हमारा भी उसी तरीके से जो डिस्कशन का पॉइंट होता था कि आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, कल ख़त्म हो रहे हैं, फिर अटैक्स हो रहे हैं, फिर पाकिस्तान कंसेशन दे रहा है, फिर पाकिस्तान इकनॉमिक लेवरेज इस्तेमाल कर रहा है, फिर पाकिस्तान रेफ्यूजी जो लेवरेज है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ भी चीज़ जो है उस तरीके से उसका असर नहीं हुआ और इवेंचुअली पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक्स करना पड़ी, और उसका जवाब में फिर अफगानिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। तो बुनियादी तौर पर आज जहां पे हम खड़े हैं, जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान से रिलेटेड पॉलिसी है पिछले 50 साल की, उस पॉलिसी के अंदर एक बुनियादी तब्दीली ऑलरेडी आ चुकी है। अब आगे ये तय होना है कि ये जो पॉलिसी इसकी फर्दर इसकी डायरेक्शन क्या, कब और कैसी होगी। और मुज़ाकरात पहले भी होते रहे हैं और इवेंचुअली जो हल भी मुज़ाकरात ही होता है, बट यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि किस हद तक इन मुज़ाकरात को संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि माजी में भी जब दोनों ममालिक के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं तो थर्ड कंट्री ने इंटरवीन किया है। आपको याद होगा चाइना ने भी एक स्टेज के ऊपर इंटरवीन किया था, फिर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए। तो अब ये जो कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, इससे पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और इसके नताइज किस हद तक मुस्बत हो सकते हैं पाकिस्तान की? देखें, जो मेरी मालूमात है मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि पाकिस्तान तो सीज़ फायर में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि जब पाकिस्तान ने एक तो 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब जो दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मकामात के ऊपर डेडली बॉर्डर क्लैशेज हुई और अफगानिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया, और अफगान तालिबान से गलती ये हुई कि वो पहली दफ़ा खुलकर अब तालिबान टीटीपी की हिमायत में सामने आ गए, क्योंकि इससे पहले तो प्रॉक्सी के जरिए टीटीपी के दहशतगर्द आते थे, और पाकिस्तान ने जो कभी उसको ऑन नहीं किया, जो इनिशली 9 अक्टूबर को काबुल पर जो हमले किए गए थे, और पाकिस्तान को उसको ऑन नहीं किया, लेकिन तालिबान ने कहा कि जी नहीं पाकिस्तान ने किए हैं। तो उसके जवाब में उन्होंने मल्टीपल जो पाकिस्तान की पोजीशंस थी, पोस्ट थी आर्मी की, चतराल से लेके अप टू बलूचिस्तान, उन्होंने कार्रवाई की, और वो थी पाकिस्तान की टर्फ। यानी कि आप कन्वेंशनल वॉर में तो पाकिस्तान को डिफीट नहीं कर सके, और फिर पाकिस्तान को मौका मिला जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया। कुछ दिनों के लिए खामोशी रही, फिर दोबारा से उसमें जो पहले अफगान तालिबान की तरफ से कुरम में उन्होंने जो इनिशिएट की सारी कार्रवाई, फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया काबुल पे, और फिर कंधार पर भी पाकिस्तान ने वहाँ के जो तालिबान के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनके जो फौजी वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको निशाना बनाया। और कंधार इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अफगान तालिबान का स्पिरिचुअल कैपिटल है, क्योंकि तालिबान के जो अमीर हैं हिबतुल्लाह अखुंज़ादा, वो वहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो ये उसमें फिर जब ये चीज़ें बातें आगे बढ़ी, क्योंकि अफगान तालिबान तो पहले यही समझते थे कि इक्का दुक्का हम स्ट्राइक्स करेंगे और बातें करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने जो प्राइस रेज की अफगान तालिबान
जो सपोर्ट करता है टीटीपी को, उससे फिर जो मेरी मालूमात है कि उन्होंने सऊदी अरब और कतर से रब्ता किया और उनसे कहा कि आप किसी तरीके से ये बीच बचाव करवाएं। तो फिर सऊदी अरब और कतर खास करके कहने के ऊपर पाकिस्तान ने कहा कि ओके, हम सीज फायर के लिए एग्री करते हैं। 48 घंटों की पाकिस्तान ने बात की और इन 48 घंटों में पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, फिर इनके साथ बातचीत करेंगे, सिंगल पॉइंट एजेंडा होगा और एजेंडा यही होगा कि टीटीपी को किस तरीके से कंट्रोल करना है। अगर तो उसके हवाले से पाकिस्तान को कोई ब्लैक एंड वाइट में अश्योरेंस क्या, कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स इमीडिएटली लिए जाते हैं और कतर भी उसमें जमानत देता है, देन तो शायद पाकिस्तान थोड़ा सा मौका दे। लेकिन जो ओवरऑल इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा था कि उनको कोई बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं है कि ये सीज़ फायर जो है वो कामयाब होगी। और इस वक्त सिचुएशन है, क्योंकि आज भी जुमा था और वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं, जो जुमे के खुतबे में तालिबान ने इंस्ट्रक्शन दी थी तमाम जो अपने वहाँ के मसाजिद को कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी पाकिस्तान ने कार्रवाई की उसकी मजम्मत करें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों को एक यूनाइट होने का कहें। फिर ये इत्तलात भी आ रही हैं कि वहाँ पर हार्ड लाइनर्स जो हैं अफगान तालिबान के अंदर, वो कहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ जो भी ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ते कर दें, यानी कि जो पाकिस्तान का सफारत खाना है उसको बंद कर दें, जो हमारा एम्बेसडर यानी कि अफगान तालिबान का पाकिस्तान में उसको वापस बुला लें। तो वो भी इस तरह की बातों पर या एक्सट्रीम पोजीशन लेने की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है, आई थिंक उसने अपना कह सकते हैं कि आखिरी जो पता है वो खेल दिया। और मेरा ख्याल में पहले तो हम ज़बानी कलामी बात कर रहे थे कि आपने पाकिस्तान के साथ रहना है या टीटीपी का साथ देना है। अब पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि एक तरफ ठीक है, आप टीटीपी को सपोर्ट करना अगर चाहते हैं तो फिर आपके लिए जो प्राइस है वो बहुत बड़ी होगी, और जहां भी ये ना सिर्फ टीटीपी बल्कि आप लोग भी हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट होंगे। तो इसलिए शायद पाकिस्तान को लगता है कि ये वो नुक्ता है कि अफगान तालिबान को थोड़ी समझ आए कि ये तो हमारा अपना इक़्तिदार खतरे में पड़ सकता है, तो मैं भी कुछ चीजें क्लिक करें। तालिबान की एक जो उनका नेचुरली और जो उनका एक राइट बनता भी है प्राइड लेने का कि दो ग्लोबल सुपर पावर्स को उन्होंने शिकस्त दिया है माजी में, और लेटेस्ट अमेरिका है उनका जो शिकार हुआ है। तो उसमें एक बात पाकिस्तान की तरफ से ये भी कही जाती है कि ये जो डिफीट्स थी इसलिए पॉसिबल हुई कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खड़ा, तो यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े, हकीकत है ना, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इसको जिसको दोनों साइड जो है वो डिनाई नहीं कर सकती। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है जो आपने उसको इंडिकेट भी कर दिया कि इस दफा प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे। तो दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं, एक तो ये कि ना सिर्फ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे, दूसरा ये कि इन राइटिंग ये सारी चीजें होंगी, गारंटीज भी, रिटर्न एश्योरेंसेस दी जाएंगी, ताकि अगर टाइम लाइन होगी, ऐसे नहीं होगा कि उन्होंने बात की जी, जिस तरह वो कहते हैं ठीक है जी, जिस तरह दोहा में ज़बानी कह दिया कि हम अपनी जो टेरिटरी है वो नहीं इस्तेमाल होने की इजाजत दें, जो अभी भी वो पब्लिकली कहते हैं, उस तरह से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकली दे हैव उनको स्टेप लेना। अब दोनों साइड से हुआ है, पाकिस्तान ने भी रिएक्ट किया, उसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी रिएक्ट किया। अब आगे बढ़ते हुए जो हुकूमत पाकिस्तान के इसके ऊपर क्या ख्याल है कि ये क्या अफगान तालिबान ये खुद कर रहे हैं या इसके पीछे इंडिया है, इसराइल है, कौन है इसके पीछे? देखें, जो प्राइम मिनिस्टर का तो अब ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, इसकी टाइमिंग ऐसी थी कि एक तरफ जो अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो भारत के दौरे पर थे और उस मौके के ऊपर ये दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन बढ़ी। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो क्लियरली कहा है कि ये उनके ईमा के ऊपर हो रहा है, बट मैं थोड़ा सा उसमें इतना नहीं कहूँगा कि बिल्कुल उनके ही ईमा पर हो रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो टेंशन है वो बहुत अरसे से बिल्डअप हो रही थी। यस, इंडिया को इस वक्त सूट करता है कि उसको जो शिकस्त हुई थी मई में, और अदरवाइज जो अगर आप देखें रीजन और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो उसको सेटबैक्स मिले हैं, और पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल वो बड़ी है, तो उसमें ये चाहेगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ इंगेज हो, यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों गर्म हो। तो इसमें वो यकीनी तौर पर चाहेगा कि ये जो लड़ाई है पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान, इसको मजीद वो बढ़ावा दिया जाए। तो इसको अब रूल आउट, और फिर जो अफगान तालिबान ने ब्लंडर जो किया या अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं कि वहां पर बैठकर वो एक तो कश्मीर को इंडिया का हिस्सा करार दे रहे हैं, फिर टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आप इशारा कर रहे हैं कि इंडिया के पॉइंट को इंडोर्स कर रहे हैं। तो फिर आप क्या तवक्को रखते हैं कि ऐसे मुल्क के साथ जिसके साथ आप 2600-2700 किलोमीटर तवील बॉर्डर लगता है, लैंड लॉक्ड आप कंट्री हैं, आप खाने पीने की अशिया से लेके ट्रेड तक हर चीज़ आपकी डिपेंडेंस पाकिस्तान के ऊपर है, तो फिर पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? फिर दूसरी तरफ अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात की जो नौयत है, तो उसमें वो भी एंगल शामिल है। बट आई थिंक जो इसमें की है, जो हम पहले भी बात करते रहे कि हम शायद धमकियां देते थे, लोग यही कहते थे कि यार धमकियां देने के अलावा और क्या करते हैं, लेकिन अब हम बहुत बात आगे चली गई है। दो चीज़ें हुई हैं, एक तो पाकिस्तान ने बड़ा वाजे कर दिया है कि मुस्तकबिल में जो भी अटैक होगा पाकिस्तान में, केपी में, बलूचिस्तान में, उसका लिंक अगर अफगानिस्तान के साथ मिलता है तो फौरी तौर पर हम अफगानिस्तान के अंदर जाके कार्रवाई करेंगे। ये न्यू रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट जो है वो पाकिस्तान ने अब बिल्कुल उसको तय कर दिए और दुनिया को भी इसके हवाले से बता दिया, और ये मौका जो है वो खुद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को फराहम किया, पाकिस्तान के ऊपर वो हमले करके। तो
और फिर दूसरी डिप्लोमेटिकली जो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा पाकिस्तान का जो यू टर्न है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। वो पाकिस्तान जो पहले अफगान तालिबान को दुनिया के पास जाकर कहता था इनके साथ इंगेज करें, ये एक रियलिटी है, इनको आप रिकग्नाइज करें। अब पाकिस्तान ने फैसला किया है, बल्कि जो दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट था, दो चीज़ें उसमें हुई। इसको पहले हम अफगान इंटरम गवर्नमेंट कहते थे, यानी कि मानते थे कि ठीक है एक अबूरी सेटअप है। अब हम उसे कहते हैं अफगान रिजीम। रिजीम का मतलब ये होता है डिप्लोमेटिक सतह पे कि एक ऐसी हुकूमत है जो वहां पर इम्पोज की गई है, यानी कि उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तवक्को रखता है कि एक दिन जरूर आएगा कि अफगानिस्तान में एक दिन एक नुमाइंदा जो हुकूमत है वहां पर होगी। तो ये भी मेरे ख्याल में बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक है। चीजें हम गैस के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जो आज एक बहुत अहम मीटिंग हुई है वज़ीर-ए-आज़म के, जिसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चेयर किया, वो अफगान रेफ्यूजीज हैं उनके हवाले से। उसके ऊपर क्या डिटेल्स हैं हमारे पास? क्या उस पर पाकिस्तान की पॉलिसी में कुछ शिफ्ट आएगा या उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है उनको यहाँ से एग्जिट के लिए? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो इससे पहले ही बहुत वाज़ेह थी कि जो भी यहाँ पर अब रेफ्यूजीज हैं वो कानूनी तौर पर रह रहे थे, गैर कानूनी रह रहे थे, उनको हर सूरत वापस जाना होगा। तो आज जो मीटिंग हुई है उसमें, और ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी, पाकिस्तान ने ये जो न्यू रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट बनाए हैं उसमें एक तो बात हमने कर ली, लेकिन जो रेफ्यूजीज के हवाले से अब बहुत क्लियर पॉलिसी है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, कोई जो अफगान रेफ्यूजी है उसे पाकिस्तान में नहीं रखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वो अफगान जिनके पास वैलिड पाकिस्तान का वीज़ा होगा वही सिर्फ पाकिस्तान में स्टे कर सकेंगे। अदरवाइज वो किसी के पास POR है या कोई UNHCR के साथ रजिस्टर है, उनको हर सूरत जो है वापस अफगानिस्तान जाना होगा। और अब तक पाकिस्तान ने जो कैंपेन लॉन्च की थी अक्टूबर 2023 से, कोई तकरीबन 14 लाख के करीब अफगान जो मुहाजिरीन है उनको वापस भेजा जा चुका है। तो ये भी एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, अफगानिस्तान में भी लोग समझदार हैं, वो यही कहते हैं कि अफगान तालिबान ने माजी में भी अपनी हटदर्मी की वजह से अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाया और अफगानिस्तान की अवाम को नुकसान पहुंचाया, और यहां पर भी यही बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है बड़ा क्लियर है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाई करते रहेंगे तो हम अब हमारे से अब खैर की तवक्को ना रखें। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसके ऊपर एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे कि ये ताल्लुकात और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सारी सूरत हाल है ये किस तरफ जा रही है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात से मुतालिक बात कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है जूम पर एम्बेसडर मंसूर अली खान साहब ने, पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं अफगानिस्तान में, और जब तालिबान का टेक ओवर हुआ था अगस्त 2021 में तो पाकिस्तान के सफ़ीर ही थे काबुल में। तो बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। जब अफगान तालिबान की हुकूमत आई थी या दोबारा इक़्तिदार में आए थे, उस वक्त कभी आपने सोचा था कि 4 साल के बाद ये सूरत हाल होगी कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात इस कदर खराब हो जाएंगे कि ऑलमोस्ट लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन होगी, एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी हो रही होगी और पाकिस्तान काबुल कंधार तक जाकर इस तरह के स्ट्राइक्स कर रहा होगा? सबसे पहले तो कामरान मुझे इनवाइट करने का। देखें, जब ये टेक ओवर हुआ था तो पाकिस्तान के कुछ खदशात तो थे कि अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो उनकी मौजूदगी काफ़ी अरसे से 1-2 दहाइयों से चल रही है, और वो पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी ग्रुप्स हैं, उनमें से दूसरे ममालिक के खिलाफ भी हैं, लेकिन पाकिस्तान स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान को निशाना बना सकते हैं। लेकिन ये इस हद तक ख्याल नहीं था किसी का भी कि ताल्लुकात हमारे इस नहज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम एक्टिव हॉस्टिलिटीज में एक दूसरे के साथ चले जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, खास तौर पे पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज जो हैं अफगानिस्तान में, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है चाहे बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के लिए उसका मुकाबला करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अब सूरत हाल 2022 से लेकर खास तौर पे 2022 से 25 के दरमियान सूरत हाल ऐसी हो गई है कि अब हमारी जो इस वक्त एंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ वो मैनेजमेंट ऑफ रिलेशंस पे नहीं है, ताल्लुकात पे नहीं है, बल्कि टेंशंस या जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को किस तरह खत्म किया जाए, वायलेंस को किस तरह खत्म किया जाए, इसके ऊपर है। और इसका कोई रास्ता नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा।
पाकिस्तान ने जो जितना भी अपना मिलिट्री एस्केलेशन के जरिए प्रेशर डाला है, उसके बाद मिलिट्री एस्केलेशन के बाद भी कुछ स्टेप्स चाहिए होंगे जो मिलिट्री एस्केलेशन के बाद जब डी एस्केलेशन होती है और फिर डायलॉग में जाती हैं पार्टीज, तो किसी ना किसी तरह से इस चीज पे एग्री करना पड़ेगा कि कम से कम इस टेररिज्म, ये जो वायलेंस हो रही है पाकिस्तान में, जो शहादतें पाकिस्तान में बढ़ती जा रही हैं, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो टारगेटिंग है वो भी बहुत ज्यादा हुई है, तो इस पे किसी तरह से कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एग्रीमेंट आए। मंसूर, इस पे बात करेंगे। एक चीज हमारे नाजरीन के बेनिफिट के लिए, क्योंकि आपने दोनों साइड्स की जो लीडरशिप है उनके साथ डील किया हुआ है, पिछले 4 साल में क्या बुनियादी गलती हुई अफगान लीडरशिप से, पाकिस्तान लीडरशिप से, कि ये जो ताल्लुकात इस नहज पे पहुंच के जहां पे एयर स्ट्राइक्स भी हुई, उनकी तरफ से भी उन्होंने जो बॉर्डर्स हैं उसको वायलेट किया और पाकिस्तान के अंदर आकर उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की, गलती किस साइड पे और क्या हुई? देखिए, मेरा ख्याल है जो बुनियादी तौर पे गलती मुझे नजर आ रही है ना, वो या प्रॉब्लम नजर आ रही है, गैप नजर आ रहा है, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस में नजर आ रहा है। तालिबान के साथ भी हुआ है, लेकिन ये जनरली आप उससे पहले भी देखें तो हामिद कारज़ई साहब की हुकूमत या अशरफ गनी साहब की हुकूमत, उनके साथ हमारे मामलात कभी भी इस किस्म की एंगेजमेंट पे नहीं आए कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ सपोर्टिव या कोऑपरेटिव अरेंजमेंट में जाएं। तो उस वक्त तो चले पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस ये थी कि जी पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है या डबल गेम कर रहा है, और पाकिस्तान भी अफगान तालिबान या अफगान ग्रुप्स जो यहाँ पे पाकिस्तान में अगर मौजूद भी होते थे, उनके खिलाफ किसी जंग में जाने का को अफोर्ड नहीं कर सकता था, और इसलिए पाकिस्तान की पॉलिसी मेरे हिसाब से वो भी ठीक थी कि हम उस वक्त किसी जंग में ना जाएं अफगान तालिबान या दूसरे ग्रुपों के खिलाफ। लेकिन अफगान तालिबान के आने के बाद अफगान तालिबान की जो है अप्रोच, उससे भी पाकिस्तान को कोई खातिर खा उसमें हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। एक तरफ तो टेररिस्ट ग्रुप्स की भी मौजूदगी चल रही है, और दूसरे फिर अफगान तालिबान ने अपनी जो ब्रॉडर एंगेजमेंट है दुनिया के साथ, उसमें भी ना वो इंक्लूसिविटी की तरफ गए हैं, ना उन्होंने ह्यूमन राइट्स के मामलात में कुछ किया है, ना काउंटर टेररिज्म में कुछ किया है। तो ये एक अजीब सा मसला हो गया अफगानिस्तान के पीस एंड स्टेबिलिटी से मुतालिक, और चूंकि हमारा बॉर्डर इसमें सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, सबसे ज्यादा तवील बॉर्डर है, सबसे ज्यादा इस बॉर्डर के थ्रू मूवमेंट्स नेचुरली होती हैं, तो हम उस सिचुएशन में बहुत मरकजी तौर पर फंस गए हैं, और इससे निकलने के लिए यहाँ पर अब इशू ये है कि 48 घंटों की जो सीज फायर है वो तो वक्त उसका खत्म हो गया, बट इतलात यही है कि वो जारी रहेगी, और जो मेरी मालूमात हैं कि कतर जो है वो मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहा है, और कल पाकिस्तान और अफगान तालिबान के हुकाम के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात होंगे। माजी में भी हम कोशिश कर चुके हैं, हर तरह के स्टेप्स हमने अपनाए हैं। डू यू थिंक कि हम कोई मुख्तलिफ तवक्को करें? अगर कतर की अब इन्वॉल्वमेंट है तो इन मुज़ाकरात के जरिए वो काम जो पिछले 4 सालों में नहीं हुआ अब हो सकता है? कतर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफी मुफीद है मेरे ख्याल में, क्योंकि कतर वो जगह, वो मुल्क है पाकिस्तान के बाद जिनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि उन्होंने होस्ट किया था दोहा पीस प्रोसेस को, और जो दोहा के अंदर चूंकि पीस एग्रीमेंट में भी ये लिखा गया था कि तालिबान अफगानिस्तान की सॉइल को यूज नहीं होने देंगे किसी भी मुल्क के खिलाफ, तो एक तरह से कतर को गारंटर की हैसियत हासिल है इस सारे मामले में, तो कतर का रोल मुफीद हो सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जो एंगेजमेंट खुद भी किया बायलैटरल लेवल पे, जब पाकिस्तान के बहुत से डेलीगेशंस जाते रहे 2022 में भी, वहां जब इन अफगान तालिबान के कहने पे ही पाकिस्तान ने के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने एंगेजमेंट की थी टीटीपी के साथ, तो उसमें गारंटी अफगान तालिबान की खुद मौजूद थी। सिराजुद्दीन हक्कानी साहब उसको फैसिलिटेट करा रहे थे सारे प्रोसेस को, तो उसमें से भी कोई ऐसी चीज नहीं पाकिस्तान के लिए निकल सकी जिसमें पाकिस्तान के लिए कम से कम ये रिस्पाइट तो आता कि पाकिस्तान में जो टीटीपी की एक्टिविटीज या टेररिज्म कुछ थम गया है और उसमें कुछ कमी आई है, और फिर उसके खात्मे के लिए इकदाम किए जाते हैं, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं। लेकिन एम्बेसडर मंसूर साहब, एक और जो चीज जो थोड़ी सी वजाहत चाहती है, हुकूमत पाकिस्तान ने ब्लेम किया है इंडिया को कि इंडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है
ये जो सारी सूरत हाल बिगड़ी है। आपको पता है कि ये TTP का मसला तो गालिबन 2004-5 से चला आ रहा है। अब ऐसा क्या मुख्तलिफ हुआ है कि पाकिस्तान ने इंडिया को ब्लेम किया, और जो ब्लेम किया है वो जस्टिफाइबल है, या हम जो एक्सटर्नल एंगल है इसके अंदर उसको ओवर प्ले कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल जस्टिफाइबल है। इस मामले में मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत बिल्कुल ठीक कह रही है, और ये कोई नया पाकिस्तान ने कंसर्न नहीं शो किया। ये पाकिस्तान पिछली हुकूमतों के साथ तवातुर के साथ शो करता रहा। हामिद कारज़ई साहब या अशरफ गनी साहब की खासतौर पर जब हुकूमत थी कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान में, अपने एसेट्स में अलोंग पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। तो जो प्रोविंसेस बॉर्डर के साथ लगते हैं उनमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, और वहाँ इंडिया को जो उस वक्त की इंटेलिजेंस सेटअप था NDS का, उसने बहुत ज़्यादा एक्सेस दी हुई थी। और बहुत ज़्यादा, वो तो 2021 में तालिबान के टेक ओवर के बाद हमें जो उम्मीद पैदा हुई थी कि इंडिया को निकलना पड़ गया था, इंडिया की एम्बेसी भी सारी खाली हो गई थी, कॉन्सुलेट्स भी उन्होंने खाली कर दिए थे, तो उससे हमें ये उम्मीद पैदा हुई थी कि अब पाकिस्तान में इंटरवेंशंस इस तरह की टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशंस कम हो जाएंगी, और होनी चाहिए थी, लेकिन वो फिर समहाउ उनकी फंडिंग जारी रही उन ग्रुप्स की। अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में जहां पे भी जरा सी वो आती है, जरा सी क्या, जब जरा टेंशन बढ़ती हैं, ज्यादा बढ़ती हैं, तो इंडिया और अफगानिस्तान नेचुरली करीब आना शुरू कर देते हैं, और वो फिर अफगानिस्तान भी इंडिया कार्ड यूज करता है, और इंडिया जो है वो खास तौर पर अफगानिस्तान की स्पेस को यूज करने के लिए सरगर्म हो जाता है। तो ये एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इस मामले का हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान को रियलाइज इसमें एक जो चीज है एम्बेसडर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें बिल्कुल मेरे ख्याल में अफगान तालिबान इतने मासूम भी नहीं है। उनको अच्छी तरीके से पता है कि अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर 6 दिन के लिए वहां पर जाते हैं, और एक हिस्ट्री भी है, खुद मैं कई जो अफगान जर्नलिस्ट थे वो यही कह रहे थे कि ये अफगान तालिबान वही गलती कर रहे हैं जो माजी में अफगान हुकूमतों ने की, कि पाकिस्तान को से टक्कर लेने के लिए, इंडिया को खुश करने के लिए जो भी इकदाम किए, वो फिर एट द कॉस्ट ऑफ उनको अपनी गवर्नमेंट को लूज करना पड़ा। तो यहां पर आप इस तरह का थ्रेट देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफगान तालिबान की एक बहुत बड़ी सपोर्ट था। हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी एक जो स्टेटमेंट आया है, तब्दीली लाई है। अब इन्हें तालिबान या अफगान रजीम कहते हैं, यानी कि ये इम्पोज्ड गवर्नमेंट है, और अब हम कहते हैं कि वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आनी चाहिए। तो क्या अफगान तालिबान को इसका अंदाजा नहीं है कि इस तरह की वो पॉलिसी अपनाएंगे तो उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है? नहीं, अफगान तालिबान, मैं तो इसीलिए आपको कहा ना कि अफगान तालिबान काफी वल्नरेबल पोजीशन में इसलिए हैं, पाकिस्तान की वजह से नहीं है। अफगान तालिबान वल्नरेबल पोजीशन में इसलिए हैं कि उन्होंने किसी भी फ्रंट पे, या इंक्लूसिविटी हो, ह्यूमन राइट्स हो, या टेररिस्ट ग्रुप्स की मौजूदगी हो, उसमें पाकिस्तान के कंसर्न्स तो एक तरफ है ना, दूसरे ममालिक के कंसर्न्स भी एड्रेस नहीं हुए। चाइना से मुतालिक भी ग्रुप्स मौजूद हैं, सेंट्रल एशिया से मुतालिक भी ग्रुप्स मौजूद हैं, ईरान से मुतालिक भी जैश अल अदल मौजूद है, और दाइश और अल-कायदा के मामला अलहदा हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई एंटी तालिबान मूवमेंट या अफगान तालिबान के खिलाफ कोई कैंपेन शुरू होती है, तो ये मेरा ख्याल काम है अफगान अवाम का। अफगानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत में तब्दीली, इक़्तिदार में तब्दीली लानी है, वो अफगान अवाम का प्रोरोगेटिव है, अफगान अवाम की जिम्मेदारी है, और उसमें एक्सटर्नल इंटरवेंशन से तब्दीलियां जो है कभी भी कारगर साबित नहीं हुई। और अफगानिस्तान में जब कभी एक्सटर्नल इंटरवेंशन, मंसूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़िर, इस पे ये डेवलपिंग स्टोरी, इस पे हम आगे भी बात करेंगे, बट दो चीज़ें, चूंकि हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि अफगान मुहाजिरीन वापस जाएंगे, हर सूरत हाल में जाएंगे, और आज इस्लामाबाद में कुछ बस्तियों में ऑपरेशन भी शुरू हुए हैं, बट वहाँ आज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीटिंग हुई है उसमें दो सवाल जरूर खड़े हुए हैं। एक तो ये कि जब आप फौरी तौर पर, जिसमें 43 कैंप्स हैं अफगान मुहाजिरीन के खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें से 38 कैंप्स को बंद करके लोगों को वापस भेजेंगे, तो क्या इतना इन्फ्लक्स जो है हुकूमत पाकिस्तान खुद डील कर सकती है, फिर अफगान हुकूमत इसको डील कर सकती है? और दूसरा, क्या कोई बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी भी होनी चाहिए, कोई रिजीम हमारे यहाँ भी प्रॉपर हो कि कैसे इन लोगों को निकालना है? और लास्टली, और फिर आइंदा फिर इनको आने के लिए भी रोकना है, वो जो सबसे अहम बात है, फिर जो अफगान मुहाजिर यहाँ से दहाइयों से रह रहे हैं, उनके जो असासा जात हैं, उसका क्या मुस्तकबिल होगा? ये सारे सवालात हैं, इनके जवाब आइंदा आने वाले दिन में हम ढूंढेंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की। स्टे विद अस।
जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन या जो पाकिस्तान में हुकूमती मलकियती इदारों में चलने वाले इदारे हैं, उनको फ़रोख्त करना, उनको सेल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हर गवर्नमेंट के लिए रहा है। लेकिन अब जो हुकूमत पाकिस्तान है, यानी कि मौजूदा गवर्नमेंट है, कम अज़ कम एक वो काम करने में कामयाब हुए हैं और जो फर्स्ट वुमेन बैंक है उसको जो उसकी जो फ़रोख्त है उसकी मंजूरी दी है इस हफ्ते वफाकी काबीना ने। और शहबाज से इसके हवाले से पूछते हैं कि ये एक बहुत चल रहा है अभी तक, जितनी भी दावे हुकूमतें करती रही हैं, बावजूद तमाम रिफॉर्म सब कुछ करने के बावजूद कुछ नहीं हो सका। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है, तो क्या ये एक उम्मीद की किरण है कि एक सिलसिला शुरू हो सकता है कि कामरान, हमारे जो मसाइल हैं वो आज भी अपनी जगह पे मौजूद है। निजकारी का जो मसला वो आज भी अपनी जगह पे खड़ा है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई गई थी, जिसका एक मकसद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आना था, वो भी अपना जो उसके अहदाफ थे हासिल नहीं कर पाई। अभी भी ये जो फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड एक छोटा बैंक है, हुकूमत का ये ज़्यादा मेजॉरिटी शेयर्स हैं हुकूमत के, इसके अंदर 82.64% शेयर्स हैं। बाकी कुछ जो प्राइवेट कमर्शियल बैंक हैं उनके पास शेयर होल्डिंग है। अमूमी तौर पर जो प्राइवेटाइजेशन का काम है वो जिम्मे लगा हुआ है प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, जिसको एक प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस 2001 का रेगुलेट करता है। यहाँ पे उस ऑर्डिनेंस के जरिए ये जो है ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं होने जा रही। उसके लिए कंपैरेटिव बिडिंग होती है, बोली लगाना पड़ती है, एक पूरा प्रोसेस चलता है। यहाँ पे हुकूमत ने डायरेक्ट नेगोशिएट किया। एक नया कानून बनाया गया था 2023 में, इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट, जिसका मकसद ही यही था कि अब डायरेक्ट जो किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करके या फॉरेन गवर्नमेंट की नॉमिनेटेड एंटिटी के साथ नेगोशिएट करके आपको इदारा बेच सकते हैं। ये आप जरूर कह सकते हैं कि ये पहला स्टेप है, छोटा स्टेप है। हुकूमत भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है कि छोटा स्टेप है, लेकिन अहम स्टेप है। अहम क्यों है और इसकी क्या ट्रांजैक्शन की डिटेल है, नाज़िर वेरी ब्रीफली। फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड 1989 में ये बैंक पाकिस्तान ने बनाया था। उसका मकसद ये था कि जो ख़वातीन में उनको कर्जे देने के लिए आसान जो कि उसके शराइत के ऊपर, ताकि उनके लिए उनको जो एक प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें उनको इंटीग्रेट करना। 1994 से ही इस बैंक को बेचने की कोशिश शुरू हो गई थी। 5 अटेम्प्ट्स हो चुकी थी इसको बेचने के लिए, लेकिन नाकाम रहे। फिर भी आखिरकार डायरेक्ट नेगोशिएशन में गए। बैंक जो बिका है, जिसकी वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है कल, और वो उसकी कीमत है 4.1 अरब रुपए के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने ये बैंक बेचा है। इसके जो टोटल शेयर जो है ये यूए की नॉमिनेटेड एंटिटी है, ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटी नहीं है। यूए की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ISC 330.1 मिलियन जो शेयर्स हैं वो उसको बेचने का फैसला हुआ है, जिसकी बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। और फी शेयर जो कीमत है वो 12 रुपए 52 पैसे है। कहने को तो ये बहुत ही सस्ती और छोटी डील है। अगर डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो 14.6 मिलियन डॉलर की ये डील है। इस वक्त इसकी अहमियत क्या है, क्या ये एक इफेक्टिव अच्छा सौदा हुआ है या बुरा सौदा हुआ, इसके ऊपर हम फाइनल कमेंट तो नहीं देंगे। लेकिन एक जो चीज कामरान इसके अंदर अहम है, इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है कोई नया कमर्शियल बैंक बनाने के लिए नया लाइसेंस इशू नहीं कर रहा। तो इस डील को ऐसे देखा जा रहा है कि ठीक है, एक ट्रांजैक्शन हुई है, हुकूमत इस बैंक को रिवाइव करने में नाकाम रही, अरसा दराज इसको बेचने की भी कोशिश होती रही, थ्रू कंपेटिटिव प्रोसेस नहीं बेच सके। तो इसलिए ये 4.1 अरब या 14.5 मिलियन डॉलर में ये बैंक इन्होंने अपने जो शेयर्स बेचे हैं। तो एक जो लाइसेंस होता है उसकी क्या वैल्यू है, क्या उससे भी कम वैल्यू में गया, ये इस वक्त मेरे ख्याल सवाल सबके सामने। बिल्कुल, आई थिंक फर्दर इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। और इसका हुकूमत को क्या हुआ और क्या ये जो डील हुई है इससे रास्ता हमवार हो सकता है जो बाकी हमारे इदारे हैं, PIA है और बाकी इदारों की जो निष्कारी करती है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। हम जिक्र कर रहे हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो फर्स्ट वुमेन बैंक है उसको बेचने की मंजूरी दी है, और UAE की जो एक स्टेट ओन्ड कंपनी है उन्होंने उसे ख़रीदा है। जो ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप नया बैंक अगर आपने कोई ओपन करना है तो उसके लाइसेंस नहीं है, तो इसका मतलब है, और ये जो जिस कंपनी ने लिया भी है तो बड़ी तगड़ी पार्टी है, पीछे बड़े इनके स्ट्रॉन्ग एसेट्स हैं, तो आई एम श्योर कि उनके लिए जो सबसे बड़ा इंसेंटिव होगा कि लाइसेंस तो अवेलेबल नहीं है, तो इस बैंक को सामने रखते हुए वो समझ लें कि एक एक्सपैंड भी करेंगे। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने जब ये डील की होगी तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करेंगे। तो इसका मतलब है कि इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए कि जो खरीदार है उसके लिए जो बड़ा इंसेंटिव ये है
कि उसको एक बैंक मिल गया है और अब वो अपने ऑपरेशंस यहाँ पर चला सकता है, उसको लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसका यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। और बैंकिंग जो है पाकिस्तान में इंतहाई मुनाफा बख्श काम है, इसलिए नहीं कि बैंक से, इसलिए कि हुकूमत पाकिस्तान सबसे बड़ा बोरोवर है। हर साल उसने 7-8 हज़ार अरब रुपए का कर्ज लेना होता है, जो सारा कर्जा इन बैंकों से ज़्यादा तरार, तो बाहर से बहुत मामूली कर्जा इनको मिलता है, जो इनको नेट इंक्रीज इनको डेट में मिलता है। तो कहा यह जा रहा है कि लाइसेंस की कीमत के बराबर ही ये बैंक गया है और बैंक मुफ्त में गया है। मुफ्त का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई नुकसान हो गया है। अगर आप इसकी इक्विटी देखें इस वक्त, तो बैंक की जो इक्विटी है वो सिर्फ 3.2 अरब रुपए के इसकी इक्विटी थी, और जो फाइनेंशियल एडवाइजर था उसने इसकी जो मिनिमम प्राइस रखी ही 3 अरब रुपए थी। फिर जो इसकी एक प्राइस डिस्कवरी होती है, जो रेफरेंस प्राइस होती है, जो हुकूमत पाकिस्तान ने डिटरमिन करनी थी, वो काबीना ने डिटरमिन की 3 अरब 70 करोड़ रुपया। तो 3 अरब 70 करोड़ के अगेंस्ट इनको 413 मिलियन ज्यादा मिला है, और रफली इनको 4.1 अरब रुपए में ये बैंक मिला। तो 11% इजाफा उसकी प्राइस के ऊपर गया है। ज़ाहिर पूरे पाकिस्तान में ब्रांचें भी हैं, एसेट्स भी तो होंगे ना इसके। देखिए इसका तकरीबन 66 अरब रुपए के असासे हैं, और 66 अरब के अगेंस्ट इसके 63 अरब रुपए की इसकी लायबिलिटीज भी हैं। अच्छा। तो नेट इसकी जो एसेट्स है, नेट चीज देखी जाती है वो 3.2 अरब है। अब कोई भी बैंक पाकिस्तान में चलाने के लिए आपको मिनिमम कैपिटल उस बैंक के अंदर डालना होता है, जो कि स्टेट बैंक के जो रूल्स हैं, उसकी रेगुलेशन है, वो 10 अरब रुपया मिनिमम हर बैंक में डालना है उसकी जो शेयर होल्डर्स हैं। यहाँ पे 3.2 अरब की इक्विटी है इनकी इस वक्त। तो 6.25 अरब रुपए की मजीद इसके अंदर इंजेक्शन करेगा, कैपिटल इंजेक्शन होगी जो यूए की नॉमिनेटेड कंपनी ISC, और ये ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स होगी। फौरी तौर पर ये इंजेक्शन नहीं करेंगे। अभी इसके कोई 42 ब्रांचेज हैं, जिसको जो नए बायर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम 42 से बढ़ाकर 200 ब्रांचेज तक लेके जाएंगे। लेकिन कामरान, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये ट्रांजैक्शन कुछ हो नहीं रहा था, तो जो कुछ हो गया उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। पर इससे बड़ा एक सवाल, एक चीज़ आप एक ट्रेंड नोट करें, जब से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सऊदी अरेबिया के साथ और यूए के साथ जनरेट हो रही है। इसके ऊपर बड़ी डिटेल्स हैं, हम अगले प्रोग्राम में इस पर जिक्र करेंगे। उस पर अभी गवर्नमेंट भी वर्कआउट करी, हतमी चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ वहाँ पे मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक तो ये कि जब किंगडम के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ हमारे मामला ठीक होना शुरू हुए, तो उनका जो पहला जो माजी में आपने काम खराब किया उसको ठीक करे। वो क्या था कि इलेक्ट्रिक को खरीदना चाह रहे थे उस वक्त, उसमें प्रॉब्लम था शेयर होल्डिंग का। वो जो इशू है वो अब रिजॉल्व करवाया, उनका एग्रीमेंट हुआ। यहाँ पे यूएई ने भी इसमें इंटरेस्ट शो किया हुआ था, यूएई ने भी इनसे रिजॉल्व करवाया। रिजॉल्व तो नहीं, मतलब यूएई ने इंटरेस्ट शो किया हुआ था, हुकूमत पाकिस्तान ने उसको बेचने का फैसला कर लिया। तो आपने जो माजी में चीजें ठीक नहीं की, उसको आप ठीक करेंगे, आगे चलेंगे, ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर आएगा। चलें देखते हैं क्या मामला चलते हैं। बात की आपने पाकिस्तान और अरब के दरमियान जो डिफेंस डील है एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर, पाकिस्तान को अदरवाइज अपेरेंटली बहुत कामयाबी मिल रही है। कल जिक्र करेंगे कि किस तरीके से शर्म शेख में जो मिडल ईस्ट के हवाले से मुआहदा हुआ था, और वहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एट सेंटर स्टेज थे। तो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि बहुत सी चीज़ें अनहोनी हो रही हैं। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।